हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और एक नए क्वेश्चन के साथ वापस आए हैं जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन है और लास्ट वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो हम बस छोटा सा जीस्ट हम बता रहे हैं कि ये स्ट्रगल किसके रिगार्डिंग था। ये स्ट्रगल था कन्नौज के रिगार्डिंग, है ना। कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो हमने पढ़ा कि कन्नौज क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, साथ में इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या कन्नौज ट्राइंगल में जो 3 डायनेस्टीज थे वो कितने इम्पॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के डेथ के बाद जो फ्यूडल डायनेस्टीज थे या फिर जो दूसरे नेबरिंग किंगडम्स थे वो उभर के आए, राइज ऑफ द फ्यूडरीज एंड दी अदर नेबरिंग किंगडम्स। ठीक है, ये तीनों क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इन तीनों ने कैसे स्ट्रगल किया और कन्नौज को कैप्चर किया, कन्नौज का इम्पोर्टेंस हमने समझा। हमने साथ में समझा कि साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया या ईस्ट और वेस्ट इंडिया में कौन से अदर डायनेस्टीज़ थे उस वक्त 7th to 12th सेंचुरी तक, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और किस तरीके से कैप्चर किए गए ये डायनेस्टीज़ ने कन्नौज को कैप्चर किया। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लीजिए। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करना होगा, किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ पीजीटी ही नहीं, एपीपीएससी के सीसी के एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी स्टेट का जो सिविल सर्विस है उसमें ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। जो पीजीटी या टीजीटी स्टूडेंट हैं उनको मैं ये बता दूं कि 20 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से आएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाइए कोई भी क्वेश्चन हो, जिससे अगर वो क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ जाए तो आपको लिखने में आपको ईजी हो जाएगा। तो ये 20 मार्क्स का है, आप इसको अगर ये 10 मार्क्स का आता है तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालाइज द फैक्टर्स लीडिंग टू द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इन द नॉर्दर्न इंडियाज फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ हर्षास अंपायर एंड एसेस इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब हर्षवर्धन का जो अंपायर था और 647 एडी के उनके डेथ के बाद ये तीनों जो कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं, ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, इसके क्या क्या फैक्टर्स थे, क्यों फाइट हो रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं, सबसे पहले जो है आपको एक हिस्टोरियन का नाम, आप उसके कोटेशन ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका एक जो शुरुआत है, जो आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, इसमें आप फ्लो चार्ट भी यूज़ कर दीजिए, है ना। ऐसे आप लिख लीजिए कन्नौज करके 3 पार्ट ऐसे लिख दीजिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ऐसे करके आप ये भी कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से भी हो एक फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा क्या, रिगार्डिंग दी एच.सी. रॉय चौधरी क्या कह रहे हैं, कन्नौज इज एज अ सिंबल ऑफ इंपीरियल कंटिन्यूटी आफ्टर हर्षा, एक्सप्लेनिंग व्हाई ऑल 3 पावर्स एस्पायर टू कंट्रोल इट। तो इंपीरियल कंटिन्यूटी, हर्षवर्धन के डेथ के बाद ये तीनों जो डायनेस्टीज है क्यों ये कन्नौज के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों ये लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये हमें समझ में आता है कि कन्नौज कितना इंपॉर्टेंट था। आपको पता ही होगा कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे कन्नौज वाज वन ऑफ द प्राइम लोकेशन, है ना। तो इसी वजह से ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बारे में हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, इसके इंट्रोडक्शन के। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल रेफर्स टू द इंटेंसिव राइवलरी अमंग द 3 प्रोमिनेंट मिडिवल इंडियन डायनेस्टीज, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो साउथ में राष्ट्रकूट, वेस्ट में आपके प्रतिहार और ईस्टर्न पार्ट में आपका पालास आ जाते हैं, स्पैनिंग रफली फ्रॉम 8th सेंचुरी टू द 12th सेंचुरीज। ठीक है, तो याद रखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना मत भूलिए। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दीजिए और टाइम पीरियड मेंशन कीजिए। हिस्टोरियंस के नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त ना ही जो एग्जामिनर है ना ही एग्जामिनी, तीनों ही मतलब दोनों ही नहीं है, ना आपको पता है ना टीचर को पता है
उस वक्त कोई नहीं था, तो हमें कैसे पता चला, हिस्टोरियंस को कैसे पता चला, ये जो हमने राय चौधरी का नाम लिखा, इनको कैसे पता चला, इन्होंने कुछ बुक्स, लिटरेरी जो बुक्स है, एपिग्राफिक है या आपके लिटरेरी रिसोर्सेस हैं, वहीं से आपको पता चला है, तो उनके नाम मेंशन करना ज़रूरी है। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस के नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, साथ में जो इनको जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला, क्योंकि एच सी रॉय चौधरी वहाँ थे नहीं, तो इसी वजह से इनको कहाँ से पता चला कि ये स्ट्रगल हुआ था, कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी, तो उसके भी हम मेंशन करेंगे, आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। और साथ में क्या कीजिए, टाइम पीरियड, जैसे 8th to 12th सेंचुरी, टाइम पीरियड मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस स्ट्रगल सिग्निफिकेंटली शेप्ड नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंसिंग द रीजन्स हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज टू कम. This article aims to study in detail the historical context, key player, factors influencing the struggle and its consequences, highlighting the legacies of this influential dynasty. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें सब जो हम लिखने जा रहे हैं उसमें सब कुछ ऐड कर दिया है, चाहे इसका जो जितने फैक्टर्स हैं वो आपके सब फैक्टर्स को हमने ऐड कर दिया है। तो हमें इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है कि वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। याद रखिए, सबसे पहले जो एग्जामिनर चेक करेगा वो आपका इंट्रोडक्शन ही है, तो इंट्रोडक्शन को स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आप अच्छे से लिखिए। तो हमने और किसको अच्छे से लिख सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, हिस्टोरियन का नाम ऐड कर दीजिए, उसका कुछ कोटेशन ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जैसे ही आपने ये लिखना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप बॉडी पे आ जाइए, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज़ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, अब ये क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, द स्ट्रगल in medieval India represent a fascinating chapter of political rivalry and cultural interplay among three prominent dynasties. कौन-कौन से, पाल, प्रतिहास and the राष्ट्रकूट. Second, this period which lasted roughly from 8th to 12th centuries was marked by fierce competition for dominance in the northern and central India, shaping the region's political landscape and cultural development. Number 3, understanding the dynamics of the struggle provides valuable insights into complexities of medieval Indian history. तो ये था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, कि ये क्या था, इसके बारे में हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे ही आपने इसके बारे में लिख दिया, अभी आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ कन्नौज। यही तो है ना इम्पॉर्टेंट, दो ही तो चीज़ें हैं। पहले आपका तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में हल्का सा आपने लिख दिया, ठीक है, क्यों हुआ, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब लिख दिया। फिर आपने कन्नौज के बारे में आ जाइए, इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत कीजिए। तो कन्नौज क्या लिखा है, कन्नौज ऑक्युपाइड अ स्ट्रैटेजिक एंड सिंबॉलिक पोजीशन इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक। क्या क्या है, सबसे पहले, इट ले इन द फर्टाइल गंगा यमुना द्वाब। अभी द्वाब क्या है, नदियों के बीच में जो ज़मीन होता है, दो नदी के बीच में, उसको बोलते हैं द्वाब एरियाज। याद रखिए, ये द्वाब अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिडिवल हिस्ट्री में द्वाब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विजयनगर डायनेस्टीज़ हो, चाहे ही आपके जो दिल्ली का जो टाइम पीरियड है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टीज़ में द्वाब का भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, ठीक है। फेलियर जो वर्क है ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, उसमें भी द्वाब का एक बहुत, यमुना द्वाब, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्लियर, आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गंगा यमुना द्वाब इंश्योरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, बहुत इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इन द्वाब का। नेक्स्ट बात करते हैं, इट कंट्रोल की ट्रेड रूट्स लिंकिंग ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। साथ में आपके बे ऑफ बंगाल भी है, जो कि अब दूसरे देशों के साथ भी आपके जो साउथ ईस्टर्न जो इंडिया है, एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया जो है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पोजीशन ऑफ कन्नौज कन्फर्ड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। तो अगर आप कन्नौज को कैपिटल बना लेते हैं या कन्नौज को कैप्चर कर लेते हैं, इसका मतलब आप पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। एज अ सक्सेसर ऑफ हर्षास एम्पायर, मेकिंग इट ए सिंबल ऑफ इम्पीरियल अथॉरिटी, ठीक है, मतलब उस वक्त ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइम लोकेशन है, इसको कैप्चर कर लिया, पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिया। अभी आ जाता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। देखिए, द डिक्लाइन ऑफ वर्धन
empire in the 7th century led to the power vacuum in northern India, resulting in the emergence of regional powers. The ensuing chaos allowed various dynasties to carve out territories, paving the way for rise of Palas, Pratihar, and Rashtrakut. Socio-economic conditions varied during the period. Agriculture, complemented by trade and the emergence of urban centers, फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकॉनमी. मतलब एग्रीकल्चर था, उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिल रहा है, ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसीलिए जो कहा बैकबोन ऑफ द इकॉनमी. द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन बिकम अ सेंट्रल थीम in the power struggles among these dynasties. Romila Thapar highlights feudal nature of polity, where frequent wars were driven by the need to control resources and secure loyalty of सामंतास, feudatories. तो सामंतवाद या feudatories किसे कहते हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लासेस में भी कि जब कोई भी किंग हो वो बहुत बड़ी डायनेस्टी है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया हो गया, ये डायनेस्टीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा एक आपका किंगडम है, उन किंगडम्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, आप छोटे छोटे जो रीजनल बेसिस पे कुछ लोगों को आप क्या करते हैं, पावर दे देते हैं. ठीक है, उनको लैंड ग्रांट करते हैं, ज़मीन ग्रांट कर देते हैं, जिसके वजह से वो भी खुश होते हैं और वो रूल करते हैं वहाँ पर, और जो भी टैक्स सिस्टम है वो किंग को देते रहते हैं. बेसिकली हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो थी, लेकिन साथ में आपके क्या था, फ्यूडेटरीज को भी देखा जाता है. लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फ्यूडेटरीज जब स्ट्रांग हो जाते हैं या फिर जब किंग जो मेन जो अथॉरिटी है वो जब वीक हो जाती है, तो ये फ्यूडेटरीज अटैक करके खुद ही रूलर बन जाते हैं. तो इससे क्या हो जाता है, बीच बीच में हम देख सकते हैं कि फ्यूडेटरीज के बीच में मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता है, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा. ठीक है, क्लियर. तो ये था आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. अभी देखिए की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल के की प्लेयर्स कौन से हैं, क्योंकि हमें याद रखना है, जैसे कि हमें लिखना, इंट्रोडक्शन से लिखना है. सबसे लिखने के बाद हमने देखा कि ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में हमने देखा है ना, हमने देखा क्या, किसके बारे में हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ द कन्नौज, इंपॉर्टेंट है ये दोनों. फिर हमने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमें क्या लिखना है, किसके बारे में, रिगार्डिंग दी की प्लेयर्स, कौन कौन से, पालास. पहले देख लेते हैं पालास को. द पाला डायनेस्टी इमर्ज इन द 8th century अंडर द लीडरशिप ऑफ गधवाला रूलर्स, मोस्ट नोटेबली धर्मपाल एंड द सक्सेसर देवपाल. तो गधवाल रूलर्स थे, उनके लीडरशिप के अंडर में ही पालास बड़े हुए. फ्यूडेटरीज थे, ये भी फ्यूडल नेचर में थे. उसके बाद गधवाल जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म होते ही उनके जो रूलर्स है वीक होने लग गए, तो पाल आ गए वापस. तो पाल छोटे ट्राइब्स में रहते थे, धीरे धीरे करके वो ये स्ट्रॉन्ग बने. गोपाल वॉज द फाउंडर, और उसके बाद ही धर्मपाल बन जाते हैं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर. देवपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट थे. ठीक है, पालास हैव स्टैब्लिश देयर पावर इन व्हाट इज नाउ बिहार एंड बंगाल, प्रोमोटिंग बुद्धिज्म एंड पेट्रोनाइजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. अंडर देयर रूल द पालास बिकम अ कल्चरल हब, कंट्रीब्यूटिंग significantly to art, literature and architecture. Satish Chandra emphasizes that the conflict was not merely to territory but for imperial legitimacy and prestige. ठीक, अभी देखिए पालास क्या बोल रहा है कि पालास जो थे वो बेसिकली बिहार बंगाल में थे, है ना. हमने क्या क्या लिखा पालास के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट नेम के लिख दिया. हमने ये भी बताया कि बेसिकली गढ़वाल जो रूलर्स थे उनके अंडर में थे ये, उनके वीक होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, इवॉल्व होते, वो यहाँ पर राइज होते हैं, राइज ऑफ पालास. हमने यहाँ पर एक दो जो रूलर्स है, इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर्स है, उनके नाम भी आपको मेंशन करना है. साथ में इसका जो अगर हो सके तो अगर आपको याद रहे तो इसके जो फाउंडर होते हैं, जो फाउंडर है उनके भी नाम मेंशन कर दीजिए. जैसे गोपाल इज़ द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी. ठीक है, इसको भी नाम मेंशन कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम प्रतिहार के बारे में. देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, पॉइंट वाइज कीजिए या फिर आप पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन इसको साफ़ सुथरा रखिए, ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए. ठीक है, क्या क्या लिखिए, पालास के बारे में लिखना है आपको, है ना. तो हमने अगर आपको याद है कौन से फ्यूडरीज के अंडर में था, ठीक है, उसके बारे में लिखिए. ये कहाँ कहाँ इन्होंने रूल किया है उनके बारे में लिखिए. जैसे कि ये लोग बिहार बंगाल है ना, इनके बारे में लिखिए.
लिख दिया, ठीक है। और उस टाइम पे उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पाल प्रतिहार, उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको हिस्टोरियंस के बारे में कुछ पता हो तो जैसे सतीश चंद्र मैंने मेंशन कर दिया, आप एक मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दीजिए। तो हर एक डायनेस्टी का इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट किंग्स, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। आगे बढ़ते प्रतिहार में। देखिए प्रतिहार में क्या लिखा, द प्रतिहार फाउंडेड बाय नागाभट्टा वन रोज टू प्रोमिनेंस इन द वेस्टर्न इंडिया। मिहिर भोज, one of their most celebrated rulers, expanded their influence across a vast territory encompassing parts of modern day Rajasthan and Gujarat। ठीक है, देखिए ऐसे Pratihars played a crucial role in resurgence of Hinduism during a time when Buddhism was still influential। ठीक है, तो उस वक्त बुद्धिज़्म जो था अपने चरम पे था, अपने बहुत इंपॉर्टेंट था। पालास के टाइम पीरियड में बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली, लेकिन उस वक्त हमें ये भी देखना होगा कि वेस्टर्न साइड में, मतलब गुजरात राजस्थान के जब वो एरिया था, गुज्जर प्रतिहार वालों ने क्या किया, वहाँ पर हिंदुज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्या देखा, दो नाम, नागभट्टा वन द फाउंडर एंड द मिहिर भोज, ये लास्ट क्लास में भी मैं बता चुका था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर पेट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ सॉलिडिफाइड देयर पोजीशन एज डिफेंडर्स ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। याद रखिए प्रतिहार डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग थी कि इस डायनेस्टीज के टाइम पीरियड पे इनकी जो कैवलरी थी, ये कहते हैं कि इनके जो घुड़सवार थे, घोड़े थे, कैवलरी जो पार्ट था, ये मिडवल हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैवलरी इनके पास थी। ठीक है, ये बाहर से अरब से ये क्या करते थे, कैवलरी को इंपोर्ट करते थे, घोड़ों को इंपोर्ट करते थे। ठीक है, हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे, और अच्छे नस्ल के, अच्छे ब्रीड के, और इसी वजह से इनकी कैवलरी बहुत स्ट्रांग थी। याद रखिए 16 टाइम्स अटैक्स किया था। ठीक है, 16 टाइम अटैक्स किया था, किसने, सुल्तान महमूद ने। ठीक है, तब जाके 17th टाइम ही एंटर्ड गुज्जर प्रतिहार। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है जो कि 1025 AD में लूटा गया बाय दी सुल्तान महमूद, और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वेजन ऑफ अरब जो है उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रतिहार बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी एक है। नागभट्टा वन, नागभट्टा टू, मिहिर भोजा, दे आर दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर्स ऑफ मिडवल हिस्ट्री एंड ऑफ प्रतिहारास। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं साउथ की तरफ। साउथ में राष्ट्रकूट डायनेस्टी वेर वेरी फेमस। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टीज़ को ओवरटेक किया और ये बन गए क्या, एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज originating from the Deccan region। The Rashtrakutas rose to power in the 8th century under the leadership of Danti बर्मन एंड लेटर अमोघ वर्षा। ठीक है, तो आप इसमें फाउंडर का नाम, जैसे कि दंती दुर्गा है, उसका नाम ऐड कर दीजिए, दंती दुर्गा। ठीक है, तो फाउंडर अलग से लिख दीजिए, फाउंडर वाज दंती दुर्गा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्या, दे एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस into southern and western India, becoming a significant regional force. The Rashtrakuta are renowned for their architectural achievement, such as the stunning rock cut temple of Ellora, इसके पहले हम कर चुके हैं, showcasing their artistic and engineering prowess। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमने पालास, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में लिख दिया। देखिए इसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करना है, अगर पर्टिकुलरली किसी एक के बारे में बात करता तो हम इसको एक्सप्लेन करते, लेकिन हमें इस आंसर को कंप्लीट आंसर बनाना है, तो सिर्फ अगर हम 3 डायनेस्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो हम आंसर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और उसमें हमें मार्क्स भी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में हमें 3-4 पॉइंट्स हमको लिख देने हैं, हमने लिख दिए अभी, क्योंकि आपका वर्ड लिमिट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसमें भी ध्यान रखना होगा। अभी आ जाते हैं क्या फैक्टर्स है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स पूछे गए हैं। देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। पहला क्या है आपका, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ईच डायनेस्टी लीडरशिप स्टाइल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज greatly influence the outcomes of the conflicts. The Palas, for instance, relied on well-organized bureaucracy and an emphasis on the education, while the Pratihars utilized a feudal system to strengthen local लॉयल्टीज़। ठीक है, तो अलग अलग किंगडम्स के बारे में बताया गया कि पालास क्या थे, वो वेल ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेटिक नेचर था। ठीक है, जो कि एजुकेशन पे उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। प्रतिहार के बारे में बात करें तो ये लोग फ्यूडल नेचर के थे, फ्यूडरीज थे, बहुत बड़ा किंगडम था, तो उन्होंने फ्यूडरीज को लोकल को अथॉरिटी बना दिया था, है ना ये।
नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग। द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ दीज एम्पायर्स वर वाइटल फॉर द मिलिट्री कैंपेन्स, कंट्रोल ओवर फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड ट्रेड रूट्स प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज नीडेड टू सस्टेन देयर आर्मीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि मगध एम्पायर जो था 16 महाजनपद के दौरान, पाटलिपुत्रा वॉज द वन ऑफ द फेमस कैपिटल एंड द सेकेंड कैपिटल ऑफ मगधा एम्पायर। उदयन और उदयभद्र द सन ऑफ अजातशत्रु का जो बेटा था, उसने उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र को इम्पॉर्टेंट और एक कैपिटल बना दिया था उसने आफ्टर द राजगीर, ठीक है, जिसके वजह से पाटलिपुत्र इम्पॉर्टेंट हो गया, ट्रेडिंग की वजह से इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, ट्रेड इम्पॉर्टेंट था, वहीं से ये ट्रेडिंग वाला पार्ट आ गया। और कन्नौज जो है आज अब कह सकते हैं इंडो गैंजेटिक वाला एरिया है। मगध जैसे इंपॉर्टेंट था पाटलिपुत्र, वैसे ही कन्नौज भी इंपॉर्टेंट है। द राष्ट्रकूट इन पर्टिकुलर बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ लुक्रेटिव ट्रेड रूट्स लिंकिंग द डेक्कन टू द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो देखा नॉर्थ इंडिया के साथ इन्होंने क्या किया, साउथ वालों ने नॉर्थ इंडिया के साथ एक कंट्रोल रखा, जिससे क्या होता है आपका ट्रेड रूट हो रहा था, ठीक है, वहीं से बेनिफिट्स मिल रहे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजन प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन लेजिटिमेटिंग पावर, क्योंकि जितने लोग होंगे, जितने लोग जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसी धर्म को अगर कोई दूसरा आदमी फॉलो करवाए या उसी पे अगर राजा किंग उसी को अगर प्रचार करे, तो लोग क्या होते हैं, उसके जो सल्तनत को या उसके जो सुप्रीमेसी को मानने के लिए तैयार है। दूसरे धर्म का होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना, जैसे कि हमने देखा कि मिडिल हिस्ट्री में जब सल्तनत डायनेस्टीज आती है, अरब्स आते हैं, तो कई प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, ठीक है। द पालास प्रोमोटेड बुद्धिज्म while the Pratihars emphasized Hinduism, ठीक है। The influence rivalry this religious rivalry influenced cultural patronage with each dynasty supporting the arts and architecture to bolster its claim to authority, ठीक है। अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के द्वारा सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि डायनेस्टीज़, ये डायनेस्टी को क्या कोशिश कर रहे हैं, उन एरियाज़ को, उन किंगडम्स को, स्पेशली कन्नौज को जीत सके, ठीक है। कन्नौज को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिले, लोग वहाँ पर खुश हो, अपने रिलीजियस पर्पस में उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखकर लोग उनके सुप्रीमेसी को बात माने उनका, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका रिलीजियस फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर ऑल्सो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चन में है, तो आपको याद रखने। तो फैक्टर्स हो गए, अभी कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। द ट्राइपार्टाइट struggle had profound consequences for all three dynasties. The Palas eventually faced decline due to external pressure and internal strife, leading to the significant territorial loss. However, their contribution to Buddhism and education left a lasting legacy in the Bengal and Bihar. चलिए नेक्स्ट, the Pratihar experienced a similar trajectory, rising to prominence but ultimately declining due to continuous conflicts and the emergence of new regional powers, ठीक है। तो ये था प्रतिहार। पाल के अंडर में क्या था भाई, बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ, आपके जो बंगाल बिहार बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट बना, ठीक है, उसको अर्बनाइज किया गया, बंगाली लैंग्वेज यहाँ से आता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रगल्स होने के वजह से पालास डूबने लग गए। वही प्रतिहार की बारे में बात करें तो प्रतिहार जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी बनी, अपने रीजनल आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ पर उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन वही है कि फ्यूटरीज होने के वजह से ये भी बाद में डूब जाती है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फाइनली सक्सीड करती है और सस्टेन करती है, और फाइनली ये क्या करती है, कन्नौज पे कैपिटल जो है अपना बना लेती है, कन्नौज को कब्जा जमाती है, ठीक है। डिस्पाइट दिस देयर रोल इन कल्चरल रिसर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म सॉलिडिफाइड देयर प्लेस इन हिस्ट्री। तो क्या बोल रहा है कि ये एक वक्त हर एक डायनेस्टीज जो उभर रही है, राइज हो रही है, उसका फॉल होगा, लेकिन उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे प्रतिहार का जो हिंदुइज्म वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदुइज्म का प्रचार होता है इसमें, ठीक है। जैसे पाल का बुद्धिज़्म का प्रचार करते हैं, वैसे ये हिंदुइज्म का। वाइल इनिशियली डोमिनेंट द राष्ट्रकूटास फेस चैलेंजेस फॉर इमर्जिंग रीजनल पावर्स लीडिंग टू ए ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो सबसे पहले जो आते हैं साउथ से वो है राष्ट्रकूट, जो कि कन्नौज पे अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के वजह से और आसपास के जो अटैक्स के वजह से
ये वीक होने लग जाते हैं। लेकिन इनके आर्किटेक्चरल इनोवेशंस की बात करें, कन्नड़ के, मैं जैसे लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि कन्नड़ और तेलुगु ये दो लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अब आज तक जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, वो आज भी बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, अभी देखिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐड कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे रोमिला थापर है ना, एच.सी. रॉय चौधरी, आर.एस. शर्मा, आप कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं, उनके जो कोटेशंस है आप लिख सकते हैं। ये कुछ फेमस हिस्टोरियंस हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, उनके बुक्स में, कई सारे बुक्स में उन्होंने, इंडियन हिस्ट्री के बुक में उन्होंने बहुत सारे कोटेशंस लिखे हैं। आपको ये ऑनलाइन में भी, गूगल में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उनके पर्टिकुलर बुक्स हैं, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन उनको कहाँ से मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में हिस्टोरिकल एविडेंस भी डाल दिए हैं। देखिए, हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, पहला क्या, एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। कौन से राष्ट्रकूट की बात करें तो संजन इंस्क्रिप्शन ऑफ अमोघ वर्षा 1, बरोडा प्लेट्स ऑफ गोविंद 3 डिस्क्राइब राष्ट्रकूटा विक्ट्रीज ओवर प्रतिहार एंड पालास। ठीक है, इन्होंने किसमें लिखा है, क्या, प्रतिहार डायनेस्टी, पालास के बारे में लिखा है, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी ऑब्वियसली इसमें तो लिखा होगा। तो कौन से इंस्क्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट है। अभी गुज्जर प्रतिहार में आ जाते हैं कि भोज 1 में ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रतिहार के बारे में कि भाई प्रतिहार ने कैसे कन्नौज को कंट्रोल किया था, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं पाला इंस्क्रिप्शन में, ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन से इंस्क्रिप्शन है, मुंगेर कॉपर प्लेट्स धर्मपाल के, इंपॉर्टेंट, जिसमें कन्नौज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गए इंस्क्रिप्शंस। लिटरेरी सोर्सेज, राज तारंगिनी, बेसिकली राज तारंगिनी कलहन के द्वारा लिखा था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे था, जिसने क्या बताया, हमें क्या मिलता है राज तारंगिनी, हमें यहाँ से किसके बारे में मिलता है, कश्मीर के बारे में। आपको पता होगा, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कश्मीर जो था, एक मिनट, हाँ, जो कश्मीर था ये 8th सेंचुरी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, वहाँ पर एक डोमिनेटिंग, नॉर्थ इंडिया में डोमिनेटिंग किंगडम हो जाता है। तो वहाँ पर राज तारंगिनी में लिखा हुआ है कि कलहन ने लिखा है कि राष्ट्रकूटा के बारे में, प्रतिहार के बारे में, जो क्या करते हैं, फाइट कर रहे हैं फॉर दी कन्नौज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फॉरेन अकाउंट्स के बारे में बात करें, सुलेमान 9th सेंचुरी में उन्होंने मेंशन किया है रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस। ठीक है, देखिए दोनों लिख दिए। अब कंक्लूजन क्या करना है आपको, जो भी आपने बात किया उनके बारे में एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में इसको कंक्लूड करना है। अच्छा राइटिंग कब होगा, जब इसको अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, द प्रिपेयर्ड स्ट्रगल अमंग द पालास, प्रतिहार, राष्ट्रकूट इज ए टेस्टामेंट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। अंडरस्टैंडिंग दिस पीरियड रिवील्स the interplay of power, cultural and religion, showcasing how these dynamics shaped the socio-political fabric of the region. Legacy of this dynasty continue to resonate in modern India, highlighting the enduring significance of contribution to art, literature and religious thoughts. ठीक है, तो कैसे हमने देखा, इसका हमने समराइज़ किया है, बहुत अच्छे से हमने इसको समराइज़ कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन से पहले आप क्या कीजिए, एक नाम ऐड कर दीजिए किसी भी किंगडम का, किसी भी हिस्टोरियन का, उनके कोटेशन लिख लीजिए। फिर अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो कि आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे ही हो गया उसमें के बाद क्वेश्चन के रिगार्डिंग, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके रिगार्डिंग हमें पता चला है कि ये भैया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के लिख दिया। फिर हमने लिखा कन्नौज के बारे में, क्योंकि कन्नौज इंपॉर्टेंट है, तो कन्नौज के बारे में लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा 3 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में, है ना। लिखने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया था, फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हमने उनके फैक्टर्स हमने मेंशन किए, पॉलिटिकल हो या फिर आपके रिलीजियस हो, है ना, जो भी आपके फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, जो भी फैक्टर्स हैं आपने मेंशन कर दिए। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस पूछा गया था, तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ फाइनली, उस पर भी हमने मेंशन किया। ठीक है, एंड फाइनली हमने एक और चीज़ जो पूछा नहीं गया है लेकिन हमें ये ऐड करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है इसको ऐड करना चाहिए, तो हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस हैं वो हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्टोरियंस भी हमने मेंशन किया, और उस वक्त जो हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस हमको मिलते हैं वो भी हमने मेंशन किया, और इसी तरीके से हम
कंक्लूड कर रहे हैं फाइनली। तो ये इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखना होगा। याद रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है वो लिखिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ देना ज़रूरी है तभी दीजिए, पर लिमिटेड दीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, और इसको थोड़ा शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में लिखिए। कुछ चीज़ें हटा दीजिए, अगर 10 मार्क्स का आता है जैसे कि ये हिस्टोरिकल ये वाला पार्ट आप हटा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी जब आप लिखने जाएंगे तो हमें सब पूरा तो लिखते नहीं है, आधा तो हम भूल ही जाते हैं, तो वैसे ही शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में कोई गलत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में नए क्वेश्चन में, और बात करेंगे रिगार्डिंग दी मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है।